नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा गुरुत्वाकर्षण। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। फिज़िक्स का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। दूसरी बात पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तीसरी बात पढ़ेंगे हम ग्रेविटी। चौथा पढ़ेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पांचवी चीज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी। तो आज हम ग्रेविटेशन के ऊपर पांच चीज़ पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन, क्या लॉ है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण अर्थ से जो लगता है ग्रेविटी क्या होती है। चौथी चीज़ है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पांचवी चीज़ है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी। दोस्तों हो सकता है कि मैं हिंदी में बोलूं और लेकिन मेरी टर्म जो है, जो मेन टर्म है, वो इंग्लिश में निकली, क्योंकि मैंने पढ़ाई इंग्लिश में की थी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको समझ में हर चीज़ आए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम है बहुत ही सुंदर। ये एक प्लैनेट है अर्थ, हमारी पृथ्वी, और उसका जो है सैटेलाइट है मून। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, आर डिस्टेंस पर है, और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो पहले हमें ये देखना है कि देखिए ये सब चीज़ें हैं क्या। तो दोस्तों यही ग्रेविटी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो है ये आखिर ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। 1600 ईस्वी के आसपास न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उस टाइम ब्रिटेन में भी महामारी फैली थी, जैसे अभी फैली हुई है कोरोना नाम की महामारी, उस टाइम पर भी फैली हुई थी और लॉकडाउन हो गया था। सभी स्कूल बंद हो गए थे, विद्यालय बंद हो गए थे, और न्यूटन को भी वापस अपने घर पे लॉक होना पड़ा, आना पड़ा। तो उस एक साल उस टाइम एक साल के लिए सब चीज़ें बंद रही थी। उस एक साल के टाइम में उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आज हम पढ़ते हैं। उसमें से एक ग्रेविटेशन भी है। हुआ क्या कि वो अपनी बालकनी में देख रहे थे, तो सेब का पेड़ था उनके बाग में, उससे सेब नीचे गिरा। भाई सेब तो नीचे पहले भी गिर रहे होंगे, पहले ये तो है नहीं कि जे कि उस दिन ही अनोखा काम हुआ। लेकिन वो खाली थे, उन्होंने ये सोचा कि देखिए आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और दोस्तों वो जो इंसिडेंट था, उसी इंसिडेंट से एक नई थ्योरी इवॉल्व हुई, उसका नाम था ग्रेविटेशन। तो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से आज हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। और जितने भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में जो भी हम चीज़ आज पढ़ रहे हैं, जो डिस्कवरी हो रही हैं, उसका बेस ग्रेविटेशन ही है। यहाँ तक कि जो है आइंस्टीन भी ये कहते हैं कि अगर ग्रेविटेशन लॉ का आविष्कार ना हुआ होता तो शायद मैं और आगे अपने आविष्कार ना कर पाता। तो इतना महत्व है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का और टॉपिक का। तो चलिए हम जानते हैं इसमें होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो मास ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज़ ये एक मास ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा मास ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में है डिस्टेंस r। सपोज़ इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो अब ये दो मास ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो जो है जब भी कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट स्पेस में रखे हुए हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन वर्क करता है, उनके बीच में अट्रैक्शन वर्क करता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो किसी दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। दैट इज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये कितना होता है वो जानना है अगर हमें, तो दोस्तों
उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब आप ही सोचेंगे ये जी क्या है। तो दोस्तों, जो वो अट्रैक्शन मैंने बताया, जो उनके बीच में अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन क्या है, मतलब कि जो दोनों खींचेंगे, मतलब एक फोर्स वर्क करेगा, एक बल होगा। वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के। जो मास है, एक मिनट, तो वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है मास m1 के और m2, दोनों मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। और वही फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये लॉ था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात आएगी तो आपको ये दो बात ज़रूर लिखनी है कि जो फोर्स था, जो उनके बीच में अब आप कहेंगे फोर्स कहाँ से आया, जो उनके बीच में अट्रैक्शन था ना, उसी को फोर्स बोला गया। वो जो फोर्स है वो जो दो बॉडी हैं m1 m2 उनके मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। और जो उनके बीच में दूरी थी उसके स्क्वायर के, उस दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को मिलाया गया, जब इन दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। तो दोस्तों हम ये पढ़ते हैं, जब भी हम ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो इक्वल टू आता है और फिर एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट ही जी था। इस कांस्टेंट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ बात बताता हूँ उसके बारे में। ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11 के आसपास होती है। और दोस्तों 6.7 इंटू 10⁻11 बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसकी। तो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक मिनट, तो दोस्तों F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मैंने बताया कि जो जी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। और दोस्तों इसकी वैल्यू ये पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सेम होती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये वैल्यू चेंज नहीं होने की। ओके, ये वैल्यू चेंज नहीं होने की, ये गांठ बांध लो। जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। ओके दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों अब हम जानेंगे इसके बाद कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बताया कि जो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन, वो मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो मैंने बता दिया कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब भी पूछेंगे तो आपको दो बात बतानी है कि व्हेन टू मास ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस एट डिस्टेंस आर, then a force act between these two mass object which is attractive in nature. This force is proportional to the product of both masses and inversely proportional to the square of distance between them. केवल इतना लिखना है, दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। दिस इज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटी।
कि ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों ग्रेविटी की बात करेंगे। मैंने बताया दो मास ऑब्जेक्ट, अगर उसमें से एक मास ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, सपोज मून हो गया या हम हो गए, कोई सैटेलाइट हो गई है, तो अर्थ जो अट्रैक्शन लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पर उसको बोलेंगे ग्रेविटी, उसको बोलेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटेशन ही है, केवल नाम का अंतर है कि अगर जो दो मास ऑब्जेक्ट थे उसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और है, तो वो जो ग्रेविटेशन वर्ड था वो चेंज होके कहलाएगा ग्रेविटी। ओके। और जिस एक्सलरेशन से जिस एक्सलरेशन से अर्थ कोई ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, उस एक्सलरेशन को बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी होता है वो, उसको बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। ओके दोस्तों, उसको बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम देखें, हम जानते हैं फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, ये जानते हैं हम। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सलरेशन। अर्थ के केस में जो एक्सलरेशन है वो जी बन गया, तो अर्थ जिस फोर्स से हमें खींचती है, किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, वो फोर्स कितना होता है, m इंटू जी होता है, वो m इंटू जी होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम स्मॉल जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको वो खींच रही है, वो फॉर्मूला स्मॉल जी का है जिसको बोलते हैं हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों इस स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है। अर्थ पर इसकी एवरेज वैल्यू 9.8 है, अर्थ पर इसकी एवरेज वैल्यू 9.8 है। अर्थ पर भी डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है और पोल्स पे मिनिमम होती है। हम जानते हैं कि अर्थ पर इक्वेटर, इक्वेटर मतलब जो लाइन बीच से गुजरती है, अर्थ के बीच से, उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर जैसे ही हम पोल्स पर जाएंगे, मतलब ध्रुव पर जाएंगे, दोनों ध्रुव पर, नॉर्थ भी और साउथ भी, इन जगहों पर इसकी वैल्यू कम होती जाती है और सबसे कम ध्रुव पर होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो जी की वैल्यू कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे ही हम अर्थ के ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, ध्यान रखना हमेशा। जैसे ही हम अर्थ पृथ्वी के ऊपर जाएंगे या पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। इसके अलावा जी की वैल्यू निर्भर करती है अर्थ के रोटेशन पर। जो अर्थ रोटेट कर रही है उस पर भी ये वैल्यू डिपेंड करती है। अगर अर्थ का जो रोटेशन है वो बढ़ जाए, हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है अपनी धुरी पर। तो अगर ये टाइम बढ़ जाए, ठीक है ना, और स्पीड कम हो जाए, अब अर्थ के घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर अर्थ की घूमने की स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर अर्थ के घूमने की स्पीड बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, और अर्थ के घूमने की स्पीड कम होती है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर दिन दिन 24 घंटे का होता है ना, अगर दिन 72 घंटे का हो गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और दिन अगर 12 घंटे का रह गया तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में आपको? तो जी की वैल्यू इस पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा जी की वैल्यू निर्भर करती है कि हम किस अक्षांश पे खड़े हुए हैं। हम अमेरिका में हैं तो जी की वैल्यू अलग होगी, हम ग्रीनलैंड में हैं तो जी की वैल्यू अलग होगी, हम चाइना में हैं तो जी की वैल्यू अलग होगी। लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट होता है कि हम लोग फील नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा।
तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशन की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया मैंने आपको, ग्रेविटी बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ग्रेविटी डिपेंड करती है। चलिए जाते जाते मैं आपको सबकी यूनिट बता देता हूँ कि इन सब की यूनिट्स क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो फोर्स एफ, फोर्स की होती है यूनिट न्यूटन, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। अगर हम बात करें कैपिटल जी, तो कैपिटल जी की आप यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस के स्क्वायर से और डिवाइड कर दो मास के स्क्वायर से। फोर्स की न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये तो हो गई फोर्स की कैपिटल जी की यूनिट। ओके, अब हम देखते हैं स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी क्या था, एक्सेलरेशन था, और इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये तीन चीज़ थी जिसकी यूनिट हमें मालूम होनी चाहिए, फोर्स, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक है। चलिए यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मैं ऐड करके दोबारा इस वीडियो को बनाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।